Okay, so hi, hello everyone, Hitesh here and today we're gonna talk about the movie called Godzilla -1 जो कि 2 साल पहले 2023 में आई थी। इसे एक गॉडजिला की कार्टून मूवी समझकर छोड़ देने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि यही गलती आज से मैंने 2 साल पहले करी थी और पर्सनली आज तक मैं इस बात का रिग्रेट कर रहा हूँ कि इतनी बेहतरीन मूवी मैंने इतने टाइम पहले क्यों नहीं देख ली, इसका इतना वेट क्यों किया। तो बेसिकली इट्स नॉट जस्ट अ क्रीचर और मॉन्स्टर मूवी, उससे कई ज्यादा है ये, जिसके अंदर इमोशनल डेप्थ, अ फाइटिंग लेजेंड, अ लॉट ऑफ लॉर डिटेल्स इंक्लूडिंग हल्का फुल्का CGI VFX का तड़का है। और अब जब इतनी तारीफ हो चुकी है, सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए डायरेक्टली आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ, जिसकी शुरुआत में हमें एक फाइटर जेट प्लेन पायलट शिकिशिमा दिखाया जाता है, जो कि एक ओडो आइलैंड पर अपने एक छोटे से प्लेन को लैंड कर देता है। वहां के मैकेनिक मिस्टर ताचिबाना कहते हैं कि ये प्लेन यहाँ पर रिपेयर होने के लिए तुम लेकर के आए हो, हमारी पूरी टीम ने चेक तो कर दिया है, प्लेन में तो कोई खराबी नहीं है, कहीं इसका मतलब तुम जंग से भागकर तो नहीं आए हो। अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ी सी डिटेल दे देता हूँ। ये जो पायलट्स होते हैं इन्हें 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, एक तो नॉर्मल फाइटर जेट पायलट और दूसरे होते हैं कामिकाजी पायलट। कामिकाजी वो पायलट्स होते हैं जिनके प्लेन में ना तो ज्यादा गन्स होती है ना ही ज्यादा बॉम्ब वगैरह होते हैं। इन्हें बनाया ही इसीलिए गया होता है कि दुश्मन के प्लेन में डायरेक्ट खुद को क्रैश करवा दे, यानी कि मर मिटने के लिए तैयार जो पायलट्स होते हैं उन्हीं कामिकाजी पायलट्स बोला जाता है। और उस दौरान जब जंग में बड़े बड़े एयरक्राफ्ट, बड़े बड़े शटल स्पेसेस या फिर हाइपर फाइटर प्लेन्स के साथ में इनका मुकाबला हुआ करता था, तो ये छोटे प्लेन खुद को उनमें टकरा करके अपनी जान भी दे दिया करते थे और उनकी फाइटिंग स्किल्स को भी लो कर दिया करते थे। यही कामिकाजी पायलट्स का काम हुआ करता था। लेकिन जैसा कि शिकिशिमा के पेरेंट्स ने कहा था कि बेटा तुम जिंदा ही घर पर लौटना, इसी वजह से वो लड़ने नहीं गया और हार मान करके पीछे उसने कदम हटा लिए और ओडो आइलैंड पर पहुंच गया, ये बहाना बना करके कि उसके प्लेन के अंदर खराबी थी। तभी उसे पानी के नीचे से कुछ मछलियां आती दिखाई पड़ती है। ये वो मछलियां थी जो कि समुद्र में से आए दैत्य का एक इंडिकेशन थी। रात हो जाती है, ये सभी लोग सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर इतनी तोड़ा फोड़ी की आवाज कैसे आ रही है। कि तभी इनके सामने एक बहुत बड़ा गॉडजिला इस ओडो आइलैंड पर आकर के तबाही मचाना शुरू कर देता है। उसे देखकर ये लोग हैरान हो जाते हैं, फिर नीचे एक सुरंग में छिपने की कोशिश करते हैं ताकि उससे अपनी जान बचा सकें। यहाँ पर मैकेनिक ताचिबाना सर बार बार शिकिशिमा को बोलते हैं कि तुम्हारे फाइटर जेट में जाओ, उसके अंदर जो मशीन गन लगी है उससे इस बड़े से डायनासोर पर अटैक करो, उस गन से कोई भी नहीं बच सकता। लेकिन शिकिशिमा इतना ज्यादा डर गया था कि प्लेन में बैठ जाने के बावजूद भी गॉडजिला की बड़ी खतरनाक खूंखार आंखों को देख करके उसका पैंट में से सूसू बह गया था, इसी वजह से वो शूट नहीं कर पाता। और यहाँ गॉडजिला एक एक करके जितने भी मैकेनिक्स उस ओडो आइलैंड पर मौजूद होते हैं उन्हें खा जाता है, तोड़ फोड़ देता है, उस पूरे के पूरे आइलैंड की ऐसी की तैसी कर देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब यहाँ पर शिकिशिमा की आंख खुलती है तो वो मैकेनिक ताचिबाना को अपने जितने भी साथी मैकेनिक होते हैं उनकी लाशों को इकट्ठा करते देख पाता है। ताचिबाना उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, कहता है कि काश अगर एक रात पहले तुमने उस मशीन गन को चला दिया होता उस बड़े से डायनासोर के ऊपर, तो आज हमारे इतने सारे लोग नहीं मारे जाते। इस पूरी घटना के जिम्मेदार तुम हो। इन सारी मौतों की अगर कोई रियल वजह है तो वो सिर्फ तू ही है। चले जा, दूर हो जा मेरी नजरों से, अगर सामने आया तो जान से मार डालूंगा। जिसके बाद शिकिशिमा वहां से निकल जाता है। जब वो अपने घर पर लौट करके आता है तो देख पाता है कि पूरी तरीके से वो जगह तहस नहस हो गई थी। वहां पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के चलते बहुत सारी तोड़ाफोड़ी हो गई थी। बेसिकली ये टाइमलाइन जो है ये 1845 की है, तो उस वक्त सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। बहुत सारे लोग जान से मारे गए थे, घर से बेघर हो गए थे, जिनके भी घर बचे थे मतलब कि ऑलमोस्ट टूट ही गए थे वो सारे के सारे घर। तो उनमें एक सायोरी करके आंटी होती है, उसके 3 बच्चे थे, वो उसी जंग के अंदर मारे गए। और जो अपना शिकिशिमा होता है उसके पेरेंट्स भी इसी जंग के अंदर मारे गए होते हैं। आंटी सायोरी कहती है कि अगर तुम कामिकाजी पायलट्स ने अपना काम ठीक से किया होता तो आज हम ये जंग जीत जाते और मेरे बच्चे मेरे पास होते। मुझे शर्म आती है तुम जैसे नौजवानों पर जो कि देश के लिए मर मिटने तक को तैयार नहीं। देखा जाए तो सचमुच ऐसी बातें किसी इंसान को अंदर तक तोड़ देती है कि काश अगर उस जंग में मैं मर ही जाता तो बेटर होता। कहीं किसी माँ के मुंह से शब्द तो सुनने को नहीं मिलते कि तेरे जैसे इंसान ने मेरे बच्चों को खा लिया। ऐसा करते करते कुछ दिन बीतते हैं। वो मार्केट के अंदर अपना थोड़ा खाने पीने का सामान जुगाड़ता है कि तभी एक लड़की के पीछे कुछ गुंडे पड़े होते हैं और चोर चोर बोल करके चिल्ला रहे होते हैं। उस लड़की के पास एक छोटा सा बच्चा होता है जो कि वो शिकिशिमा के हाथों में पकड़ा करके भाग जाती है। दिन भर शिकिशिमा उस बच्ची के साथ इंतजार करता है उस लड़की के वापस लौट आने का, लेकिन वो नहीं आती तो वो खुद ही उस बच्ची को घर लेकर जाने लगता है। तभी वो लड़की बाहर निकल करके आती है और अपना नाम नरी को बताती है। कहती है कि वैसे तो तुम चाहते तो यहाँ से जा सकते थे, ये बच्ची को यहीं पर छोड़ सकते थे, लेकिन तुम गए नहीं, तो अच्छे
इंसान लगते हो मुझे तो। शिकिशिमा का बताना था कि आखिर तुम उन गुंडों से बच करके भाग क्यों रही थी, जहाँ पर नरिको का बताना था कि ये बच्ची मेरी नहीं है, इसकी माँ ने मरने से पहले इसे मुझे सौंप दिया। तो इन लोगों को लगा कि मैं इस बच्ची को उस औरत से छीन रही हूँ, इसी वजह से वो लोग मेरे पीछे भाग रहे थे। लेकिन अब तुम हो ना, तो मेरी रक्षा करना। यहाँ पर शिकिशिमा जो कि ऑलरेडी हताश परेशान था, वो नहीं चाहता था उसकी मदद करना, लेकिन फिर भी एक अकेली औरत को एक छोटी बच्ची के साथ वो कैसे छोड़ सकता था। इसलिए शिकिशिमा उसे अपने घर में पनाह देता है। और जो चावल उसने आज दिन में खरीदे थे, तो नरिको उसका एक छोटा सा खीर टाइप बना करके खुद भी खाती है और उस छोटी सी बच्ची यानी कि अकीको को भी पिला देती है। जिसके बाद में नेक्स्ट मॉर्निंग जब शिकिशिमा घर से बाहर कोई जॉब पाने के लिए निकलता है, तो घर के बाहर आंटी सायोरी कहती है कि तुझे क्या लगता है कि तू एक औरत और एक बच्ची को घर पर पनाह देकर के बहुत बड़ा मसीहा बन जाएगा? जब तुझे होशियारी और ताकत दिखाने का मौका मिला था तब तो तूने दिखाई नहीं, और अब बहुत बड़ा मसीहा बनने चला। अच्छा जरा रुक, ये तो बता कि क्या बच्ची के लिए कुछ खाने को घर में मौजूद है? तब शिकिशिमा बताता है कि नहीं, मेरे पास ऐसा कुछ भी मौजूद नहीं है। तब आंटी सायोरी घर पर आकर बच्ची को थोड़ा दूध पिलाती है और इनके लिए थोड़ा सा चावल भी दे देती है और बोलती है कि ये चावल तुम दोनों के लिए नहीं है, तुम तो कैसे भी करके अपना गुजारा कर लोगे, ये चावल सिर्फ इस बच्ची के लिए है ताकि ये भूख से कहीं मर ना जाए। अगर मुझ में इतनी ममता ना होती तो शायद मैं तुम्हारी मदद बिल्कुल ना करती। ये चावल मैंने अपने आखिरी टाइम के लिए बचा कर रखे थे। अब यहाँ पर शिकिशिमा बहुत कोशिश करता है, फाइनली उसे एक जॉब मिल जाती है, लेकिन वो खतरों से खाली नहीं थी। तो बेसिकली इस जॉब के अंदर उसे एक लकड़ी की बोट पर जाकर के पानी में छिपी माइंस को निकाल करके डिस्ट्रॉय करना था। ये काम बहुत ही ज्यादा मुश्किल था और सरकार ने इस काम को कुछ ऐसे लोगों को दिया था जो कि देश के लिए मर मिटने को तैयार हो, उनका कोई परिवार में आगे पीछे ना हो। इसी वजह से ये खतरों बुरा काम उन्हें दिया गया था और इसके लिए अच्छे खासे पैसे भी मिल रहे थे। अब यहाँ पर शिकिशिमा की मुलाकात 3 लोगों से होती है, कैप्टन हातो, डॉक्टर नोदा और एक छोटू। छोटू का नाम है मिजुशिमा और अपना है ये शिकिशिमा, तो कहीं नाम मैच ना हो जाए इसलिए मैं छोटू छोटू बोलूंगा। अब ये जो वॉर का वक्त था, इस वक्त लोहे की जो बोट हुआ करती थी वो इन पानी के नीचे छिपी माइंस के अगर करीब से निकलती भी तो वो ब्लास्ट हो जाया करती थी। इसलिए ये लोग लकड़ी की नाव पर जाकर के उन माइंस को पहले तो एक तेज चाकू से काट दिया करते थे और जब माइंस ऊपर आ जाया करती थी तो फिर गन से उसे शूट कर दिया करते थे। इस काम में वैसे तो हाथों बहुत ज्यादा हाथों हाथ था मतलब कि काफी अच्छी गन चला लिया करता था, लेकिन एक फाइटर जेट प्लेन पायलट होने के नाते यहाँ पर शिकिशिमा भी थोड़ा सा हाथ आजमाता है और उस माइन को फोड़ देता है। वेल ये काम खतरों से भरा तो जरूर था, लेकिन इसमें पैसा अच्छा खासा था। ऐसा करते करते उसे हर दिन अच्छा मुनाफा हो रहा था, लेकिन रात को सोते वक्त उसे वही ओडो आइलैंड की यादें आती थी कि कैसे उस बड़े से भयानक डायनासोर या फिर कहेंगे गॉडजिला ने इतने सारे लोगों को बेमौत मार दिया, और यही चीजें उसे रात को सोने नहीं दिया करती थी। अब एक दिन की बात होती है जब अच्छे पैसों के चलते इनका एक नया घर इन्होंने बनवा लिया था और इस दिन डिनर पर पूरी की पूरी टीम आई होती है। यहाँ पर जो डॉक्टर नोदा होते हैं वो कहते हैं कि क्या बात है, ये नरिको तुम्हारी वाइफ है क्या? इसकी एक फोटो तो बनती है, जहाँ पर शिकिशिमा का बताना था कि नहीं ये मेरी वाइफ नहीं है और ये मेरी बच्ची भी नहीं है, जंग के हालातों में मैंने बस इनसे समझौता किया है। इस बात पर नोदा को और हाथों को बहुत बुरा लगता है, कहता है कि अगर तुम्हारे पास इतनी अच्छी फैमिली है तो फिर तुम इसे अपना क्यों नहीं लेते? जहाँ पर शिकिशिमा का बताना था कि मेरी जंग अभी खत्म नहीं हुई। अब हालांकि ये बातें पीछे से नरिको ने सुन ली थी, इसलिए वो भी अगले दिन से काम पर जाने के लिए तैयार हो जाती है ताकि खुद का और उस छोटी बच्ची का पेट पाल सके और शिकिशिमा को अकेला छोड़ दे ताकि वो शादी करके खुद की मनपसंद से खुद की लाइफ को जी सके। हालांकि यहाँ पर शिकिशिमा को बुरा भी लगता है कि यार ये मैंने क्या बोल दिया, उसने सुन ली मेरी बातें सारी रात को, लेकिन वो खुश भी होता है इस बारे में कि आखिर जो नरिको बचपन से करना चाहती थी, पढ़ाई करके एक अच्छी जगह जॉब पा लेना चाहती थी, फाइनली उसका वो सपना पूरा हुआ और वो किसी जगह काम पर लग गई है। अब एक दिन की बात होती है जब ये लोग पानी में उतरे होते हैं तो इन्हें एक इंडिकेशन मिलता है कि सामने एक सातुरो करके बहुत बड़ा जहाज था, वो पूरी तरीके से डूब गया है। ऐसा लगता है मानो किसी पानी के बहुत बड़े जीव ने उस जहाज पर हमला किया और उसे तोड़ फोड़ कर नाश कर दिया उसका। अब इसलिए तुम्हें पानी में रुक करके पहले तो इंतजार करना है, अगर वो बड़ा जीव दिखे तो उसे मारने की कोशिश करनी है। हालांकि तुम्हारे बचाव के लिए एक भातुरो जहाज भी भेजा जा रहा है, तो जब तक वो नहीं आता तब तक तुम्हें उस बड़े जीव को पानी में रोक कर रखना है। सिर्फ कुछ ही घंटों की बात है, ऐसा तुम कर सकते हो। और ये बात मार्केट में मत फैला देना, कहीं और से मदद मत मंगवा लेना, क्योंकि इस बात को राज रखने के ऊपर से ऑर्डर आए हैं। अब ये लोग काफी ज्यादा परेशान होते हैं, ये सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर इतनी बड़ी जंगी जहाजी लोहे से मजबूत उस बड़ी सी नाव का अगर उस बड़े जीव ने कचूमर निकाल दिया तो हम तो लकड़ी की बोट पे हैं, हमारे तो परखच्चे उड़ जाएंगे, हम क्या ही कर पाएंगे। तभी यहाँ पर डॉक्टर नोदा बोलता है कि हमारे पास में हथियार मौजूद है, टेंशन मत लो। वो जो पानी की माइंस है जो कि हम गोलियां मारकर फोड़ दिया करते थे, फिलहाल के लिए वही हमारे हथियार बनेंगे। हमें सबसे पहले तो 2-3 इकट्ठा करने पड़ेंगे। ऐसा करते कराते ये लोग
कुछ घंटे के अंदर 2 बड़ी बड़ी माइंस को अपने इस छोटी सी लकड़ी की बोट पर रख लेते हैं। तभी इन्हें पानी के नीचे से निकलती वही मछलियां दिखाई पड़ती है, जो कि तब आया करती है जब एक बड़ा जीव पानी के गहरे तल से ऊपरी सतह पर आने लग रहा हो। ये देखते ही शिकीशिमा चौंक जाता है और कहता है कि ये मछलियां तो तब आती है जब खतरा आने वाला हो, हम सभी को तैयार होना पड़ेगा। अब वही गॉडजिला आने वाला है जिसने ऑडो आइलैंड पर ढेर सारे लोगों को मार दिया था। हाथों कहता है कि अच्छा, तो वहां पर इस बड़े जानवर ने हमला किया था, मुझे तो खबर मिली थी कि वहां पर दुश्मन के पायलट ने गोलियां चलवा दी थी। शिकीशिमा का बताना था कि सच्चाई यही है। इसी गॉडजिला ने एक एक करके वहां के सभी लोगों को मौत के घाट उतार दिया। अब ये लोग कुछ सोच समझ पाते कि तभी पास वाली बोट जो इनके साथियों की बोट थी उस पर गॉडजिला ने हमला कर दिया और उसे पूरी तरीके से चकनाचूर कर दिया। और अब बारी थी इन लोगों की नाव की। तो यहाँ पर ये लोग बहुत कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो एक माइन को पानी में उतार देते हैं और फिर जो बड़ा सा गॉडजिला इनका पीछा कर रहा था उसके पास आते ही फोड़ देते हैं। लेकिन उसकी बाहरी चमड़ी इतनी ज्यादा मजबूत थी कि गॉडजिला पर उसका एक बाल बराबर भी फर्क नहीं पड़ता। तो शिकीशिमा कहता है कि इस माइन को उसे खाने दो। तो ये लोग वापस से कैसे तैसे कोशिश करके सेकंड वाली माइन को पानी में उतारते हैं और जैसे ही गॉडजिला उस माइन को खाता है तो यहाँ पर शिकीशिमा गोलियां चला देता है उस माइन पर। अब जैसे ही वो माइन फटती है तो एक जोरदार धमाका होता है। हालांकि इस धमाके में गॉडजिला का गाल फट जाता है, लेकिन देखते ही देखते वो गाल अगेन रिपेयर हो जाता है और वो अगेन इन लोगों पर हमला करने वाला होता है कि तभी इनके बचाव के लिए भातुरो जहाज पहुंच जाता है, जो कि दे धनादन उसके ऊपर टैंक्स का हमला करता है। लेकिन इस टैंक के हमले को अपने ऊपर हावी होता देख गॉडजिला बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। सबसे पहले तो वो पानी में नीचे तैरता हुआ सीधा भातुरो जहाज पर पहुंच करके उस भातुरो जहाज को पूरी तरीके से तोड़ फोड़ देता है, उनके टैंक्स को हिला करके रख देता है, बहुत सारे लोगों को पानी में फेंक देता है और अपनी आंखों के सामने शिकीशिमा, नोदा, हाथो और इसी के साथ में मिजुशिमा यानी कि छोटू उस बड़े से भातुरो जहाज को पानी में डूबता देख पाते हैं। जिसके बाद में उनकी आंख एक हॉस्पिटल में खुलती है। यहाँ पर ये लोग चाहते थे कि गवर्नमेंट को इस बात की इंफॉर्मेशन दे दे कि एक बहुत बड़ा जानवर टोक्यो की तरफ आ रहा है, लेकिन गवर्नमेंट के खास रूल्स थे, ये बात बाहर नहीं निकलनी चाहिए। इस वजह से ये लोग परेशान हो जाते हैं कि अब करे तो क्या करें। ऐसा करते करते दिन आगे निकलने लगते हैं और फाइनली वो दिन भी आ जाता है जब ये बड़ा सा गॉडजिला सीधा टोक्यो के अंदर चलता हुआ दिखाई पड़ता है। जितनी भी ट्रेन थी यहाँ पर गॉडजिला तबाही मचा करके रख देता है। कभी बिल्डिंग्स को तोड़ देता है तो कभी ट्रेन को मुंह से उठा करके फेंकने लग जाता है। बदकिस्मती से इसी ट्रेन के अंदर नारिको भी बैठी होती जो कि उस बहुत ऊंचाई से गिरने वाली होती है, लेकिन अब बाद में उसका क्या हुआ ये दिखाया नहीं जाता। हालांकि नीचे पानी में गिर करके वो बच तो जाती है और अब बड़ा सा गॉडजिला सीधा उसके पीछे ही चलता हुआ आ रहा था। लग रहा था कि मानो उसके पैरों के नीचे कुचल कर मारी जाएगी, लेकिन इसी बीच यहाँ पर पहुंच जाता है शिकीशिमा, जो कि उसे लेकर के भागने लगता है। ये लोग कैसे तैसे किसी दीवार के पीछे छिपने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक उस बड़े से गॉडजिला ने अपनी एटॉमिक ब्रेथ स्टार्ट कर दी होती है। इस एटॉमिक ब्रेथ से कितना बड़ा और जोरदार धमाका होता है कि सब कुछ तहस नहस हो जाता है और शिकीशिमा के पास खड़ी हुई नारिको भी न जाने कहां जाकर के गिरती है, उसका कुछ पता नहीं चलता। इस बुरे हादसे के बाद में तो शिकीशिमा पूरी तरीके से टूट गया था। वो सिर्फ बदला लेना चाहता था उस बहुत बड़े गॉडजिला से। जिसके कुछ दिनों बाद में बहुत सारे नाविकों की, गवर्नमेंट ऑफिसर्स की, पायलट्स की एक बहुत बड़ी मीटिंग होती है, जहां पर ये डिस्कशन होता है कि उस गॉडजिला को हराना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि बाहर से चलाई गई गोलियां, तोप के टैंक के गोले उसकी बाहरी परत को तोड़ नहीं सकती। अगर उसे बम ब्लास्ट भी कर दिया गया या फिर उसके पास में या मुंह के आसपास भी अगर धमाके हुए तो उसकी चमड़ी ऐसी है कि सब कुछ रीहील हो जाता है बहुत ही चंद सेकंड्स में। इसका मतलब यह है कि बाहर से अगर उसे हराया नहीं जा सकता तो अंदर से हराया जाए। कैसा हो कि अगर उसे पानी की गहराइयों के अंदर डाल दिया जाए, जैसे ही 1500 मीटर अगर वो पानी के नीचे चला जाएगा यानी कि 1.5 किलोमीटर, तो फिर पानी का दबाव उस पर हजारों टन का होगा। उस दबाव से वो मारा जाएगा और अगर उस दबाव से नहीं मारा गया तो उसे तेज स्पीड से ऊपर बुलाया जाएगा इन ब्लैंक बड़े बड़े लेदर जैकेट्स के थ्रू, जिससे कि वो जब तेजी से ऊपर आएगा तो उसकी हड्डियां भी टूट सकती है। अब इस प्लान के चलते ये लोग तैयार हो जाते हैं, लेकिन शिकीशिमा जानता था कि अगर ये प्लान काम नहीं किया तो प्लान बी होना भी जरूरी है। उसके लिए उसे एक फाइटर प्लेन की जरूरत थी। इस वक्त देश के हालात इतने बुरे थे कि फाइटर प्लेन्स मौजूद ही नहीं थे। जो भी थे वो यूएस को भिजवा दिए गए थे और अब जितने बचे थे उनके अंदर ना तो ज्यादा बम, गोले, बारूद और ना ही पायलट इजेक्टिव सीट्स मौजूद थी। इजेक्टिव सीट्स का मतलब होता है कि अगर प्लेन फटने वाला हो तो पायलट अपनी जान बचा करके प्लेन से एक ही सेकंड में निकल सकता है। तो बड़ी मिन्नतें करके कैप्टन से, मेजर से थोड़ी सी गुहार लगवा करके नोदा यहाँ पर एक प्लेन तो इन्हें दिलवा देता है, लेकिन वो प्लेन बिल्कुल भी काम का नहीं था। इसलिए शिकीशिमा को याद आता है कि जो मैकेनिक ताचिबाना थे वो इस काम में मेरी मदद कर सकते हैं। इसलिए वो थोड़ी सी लेटर उन्हें भिजवा देता है गंदी बातें बोल करके कि ताचिबाना एक झूठा इंसान था, उसकी वजह से करीबन 8 लोगों की जाने गई, वो एक कातिल था। अब ये सारी बातें सुनकर के ताचिबाना हैंड टू हैंड शिकीशिमा को मारने के लिए उसके घर पर आता है। तब जाकर
करके शिकिशिमा उसे सारी बातें समझाता है कि मैंने सरकार से गुहार लगवा करके एक प्लेन तो जुगाड़ लगवा लिया है, लेकिन वो पूरी तरीके से खराब है। अब सिर्फ आप ही इसे ठीक कर सकते हैं, कैसे भी करके कोई भी जादू चलाइए, हमारे पास उस गॉडजिला को मारने के लिए एक प्लान है, मैं उससे बदला लेना चाहता हूँ, आप भी बदला लेना चाहते हैं, तो क्यों ना साथ में उसे मौत के घाट उतार दिया जाए। तो यहाँ पर ताचिबाना अपनी पूरी ताकत से, शिद्दत से उस प्लेन को ठीक करने में लग जाते हैं। उसके अंदर नई गन्स, बम गोले, बारूद, इसी के साथ कुछ छोटे मोटे चेंजेस करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मीनवाइल जब अपना शिकिशिमा घर पहुंचा होता है तो आंटी सायोरी ने, जो दिन भर से उसकी देखरेख करी होती है, तो यहाँ पर छोटी अकीको ने एक ड्राइंग बनाई थी जिसके अंदर उसने मम्मी, पापा और खुद की तस्वीर बनाई थी। ये देख करके अपना शिकिशिमा थोड़ा सा पसीज जाता है। उसके दिल में अब मरने की नहीं, जीने की इच्छा जागती है। वो सोचता है कि अगर मैं फिर से जंग से भागकर लौट आया तो शायद आने वाले टाइम में ये बड़ा सा गॉडजिला फिर से हमला करेगा और फिर से मेरी फैमिली को गवा देगा, इसलिए मैं ये ऐसा होने नहीं दूंगा। तो उसके पास में जितने भी पैसे बचे होते हैं अपनी इस कमाई के थ्रू, वो जाकर के आंटी सायोरी के पास में एक लेटर तैयार करवा देता है, ताकि नेक्स्ट डे जब ये बच्ची उठे तो आंटी सायोरी अब उसकी फाइनली गार्डियन बन जाए और ये कामिकाजी पायलट यानी कि अपना शिकिशिमा उस प्लेन को उस बड़े से डायनासोर के अंदर घुसा करके हमेशा के लिए उसका किस्सा खत्म कर दे। तो जैसे अगले दिन की शुरुआत होती है तो यहाँ पर जो नेवी कैप्टन होते हैं उन्होंने एक जहाज यूं ही ब्लैंक रखा होता है, ताकि अगर गॉडजिला अपनी एटॉमिक ब्रेथ का इस्तेमाल करे तो सिर्फ वही टॉय वाली यानी कि ब्लैंक वॉरशिप को ही उड़ाया जाए, बाकी सारी बच जाए। तो काम के मुताबिक इनका फर्स्ट स्टेप पूरी तरीके से वैलिड हो जाता है। उसकी एक एटॉमिक ब्रेथ निकल जाती है जो कि उस बड़े से वॉरशिप को गिरा देती है। और जब ये लोग अपने प्लान बी की तरफ जा रहे होते हैं, यानी कि बड़ी बड़ी बोट्स को, यानी कि बड़े बड़े वॉरशिप्स को उसके आसपास घेर करके फ्रियॉन गैस को छोड़ दिया जाए, जिससे कि फ्रियॉन गैस उसे पानी की गहराई में ले जाए और उस गहराई के अंदर ये गॉडजिला दम तोड़ दे। तो ऐसा ही हो जाता है, लेकिन पानी के नीचे अभी भी हलचल इन्हें महसूस हो रही थी। गॉडजिला मरा नहीं था, इसलिए ये लोग प्लान सी को एक्टिवेट करते हैं। बड़े बड़े जो एयर बलून होते हैं उन्हें खोल देते हैं, लेकिन होशियार गॉडजिला मिड में ही आकर के रुक जाता है, पूरी तरीके से ऊपर आता नहीं है, अपनी पूरी ताकत लगा देता है। तो यहाँ पर अपना छोटू मिजुशिमा काम में आता है। उसने एक दिन पहले ही जाकर के अपने बाकी सभी नावी साथियों को बोल दिया था कि आ जाओ, हेल्प करने की जरूरत है। तो जो ये दो जहाज मिलकर के कर नहीं पा रहे होते हैं, तो यहाँ पर अब करीबन 18-20 छोटी छोटी सी बोट्स आ जाती है, जो कि इन दोनों जहाजों को बहुत हेल्प करती है उस गॉडजिला को सतह पर लाने के लिए। सीन वॉज लिटरली एपिक, हर किसी की मेहनत, हर किसी की एक्टिंग बखूबी नजर आ रही थी। और अब फाइनल प्लान के चलते अपना शिकिशिमा अपने प्लेन को फुल स्पीड के अंदर उसकी तरफ ला रहा होता है। यहाँ पर गुस्से में तमतमाया हुआ गॉडजिला भी अपनी एटॉमिक ब्रेथ को रेडी कर रहा था कि तभी अपना ये कामिकाजी पायलट पूरा जहाज उसके मुंह में घुसेड़ देता है, और जो एटॉमिक ब्रेथ से गॉडजिला सब कुछ तबाह करने वाला था, उसी से वो खुद भी तबाह हो जाता है और उसके चीथड़े उड़ जाते हैं और वो पानी में गिर करके मारा जाता है। और इस तरीके से इन लोगों ने बुराई पर अच्छाई की जीत हासिल कर ली होती है। और फाइनली जब शिकिशिमा अपने घर पर आ रहा होता है कि तभी उसे एक लेटर मिलता है आंटी सायोरी का, जो कि बताती है कि अभी भी तुम्हारी वाइफ यानी कि नरिको जिंदा है। उसे जिंदा पा करके जब वो हॉस्पिटल पहुंचता है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। एंड दिस सीन वाज लिटरली एपिक, मेरी आंखों से आंसू गिराया। मैंने ये एंडिंग एक्सपेक्ट नहीं की थी कि उसे वापस से उसकी वाइफ मिल जाएगी, और बड़ी प्यारी शानदार एंडिंग के साथ ही मूवी यहीं पर खत्म होती है। इस मूवी का एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी है जहां पर हम ये देख पाते हैं कि कटा फटा गॉडजिला पानी के अंदर भी अब वापस से रीजनरेट होना शुरू हो गया, यानी कि वो अपना बदला शिकिशिमा से दोबारा लेगा और फिर शायद -2 बनेगी, तो फिर तो देखा जाएगा। खैर, आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इस तरीके की जापानीज स्टोरीज अगर आप और देखना चाहते हैं देन प्लीज लेट मी नो। मैं ऐसी और भी मूवीज आप लोगों के लिए जल्द से जल्द लेकर के आऊंगा। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।